हेलो बच्चे लोग, फिर से स्वागत है द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। मैं नाम तो जानते ही हो। कल हमारा क्लास जो अधूरा रह गया था 9.3 के बाकी के क्वेश्चंस, उसको आज हम लोग इस वीडियो में पूरा करने वाले हैं। 16 तक हमने देख लिया था, आज 17 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना ज़्यादा देर के सीधे क्वेश्चन पे आते हैं ना। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 4वां, 10वां और 16वां पद x, y और z है तो सिद्ध कीजिए कि x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, पूरा आप लोग खुद ही कर लोगे, क्योंकि मेरा मेन मोटो तो यही रहता है कि आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना सीखो। तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा मैं सॉल्व नहीं ही करूँगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे कि चारवां पद यानी कि T4 जो है वो है x और T10 जो है y है और T16 वो कितना है तो वो z है। अब T4 का मतलब हो गया a r पे पावर 3, T10 का मतलब a r पे पावर 9 और यहाँ T16 का मतलब a r पे पावर 15। तो x बराबर इतना है, y बराबर इतना है और z बराबर इतना है। तो अब हमें सिद्ध करना है कि x, y और z गुणोत्तर श्रेणी में है। सिद्ध करने के लिए कोई भी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में है, ये सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होता है? कुछ नहीं, हम दूसरे पद में पहले पद से भाग देते हैं और तीसरे पद में दूसरे पद से भाग देंगे। तो या फिर तो क्या होगा कि y बटा x जो आएगा वो बराबर आएगा किसके? z बटा y के। क्यों? क्योंकि दोनों तो r ही आता है ना, सार्व अनुपात आता है हमारा। दूसरे पद में जब पहले पद से भाग देते हैं तो r हमें मिलता है ना, तो वही तो सार्व अनुपात होता है। तो हमारा y बटा x जो होगा वो z बटा y के बराबर हो गया अगर, तो ये गुणोत्तर श्रेणी में होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको ऐसे करते हैं कि y इधर मल्टीप्लाई होगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो y स्क्वायर बराबर zx। तो y का वैल्यू इधर से रखो, zx का वैल्यू इधर से रखो, और अगर बराबर आ गया तो ये प्रूव हो गया कि x, y और z क्या है? गुणोत्तर श्रेणी में है। तो ये आप लोग खुद से रख के देखना। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18 है कि अनुक्रम 888, 888, 8888 के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और इसको मैं पूरा बताता हूँ। डिफरेंट क्यों है आप लोग देखो समझ जाओगे कि अगर हम अनुक्रम की बात करें 888, 8888 डॉट के n पदों का योग। अब इसको मैं डिफरेंट क्यों कह रहा था? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी, ऐसे चैप्टर का नाम अनुक्रम तथा श्रेणी है, जिसमें 9.3 में हम लोग गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन ये कौन से श्रेणी में है? आप देखो, ये समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा का डिफरेंस, और ये गुणोत्तर श्रेणी में भी नहीं है। कैसे गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है? क्योंकि आप देखोगे 8 अभी 88 बटा 8 करते हैं तो 11 आता है, लेकिन इसमें 11 से गुना करते हैं तो क्या 888 आता है? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी में है ही नहीं। तो इसको पहले इस तरह से लेके चलेंगे कि ये गुणोत्तर श्रेणी के रूप में दिखे हमें। तो हम गुणोत्तर श्रेणी के रूप में दिखाने के लिए क्या करते हैं? 8 कॉमन लेते हैं। अगर तो 8 कॉमन लेते हो तो हमें मिलता है 1, 11, 111, 1111 डॉट कहाँ? n पदों तक, है ना। और योग चाहिए था हमें तो प्लस भी लिख देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलो प्लस ही लिख देते हैं, ठीक है, n पदों तक। ठीक, अब क्या अब ये गुणोत्तर श्रेणी में बन गया? तो अभी भी गुणोत्तर श्रेणी में नहीं बना है। तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 है और अगर बाहर में कुछ नहीं है, ठीक, और मुझे कुछ ऐसी ज़रूरत पड़े कि यहाँ पे हमें कुछ चेंज करना है, इसको चेंज करने के लिए हम अगर यहाँ पे 1/9 लिखते हैं तो अंदर में 9 लिख सकते हैं, क्योंकि कटने के बाद तो 1 ही हो जाएगा ना। तो 1 को हम 9 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे होगा कि यहाँ 9 से भाग दिया अगर, तो अंदर वाले सारे में 9 से गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9999। अब ये जो बना है हमारा, क्या ये अब गुणोत्तर श्रेणी में बन गया है? तो अभी भी आप ध्यान से देखोगे तो अभी भी गुणोत्तर श्रेणी में तो नहीं बना है। तो कोशिश इसको गुणोत्तर श्रेणी में बनाने की तब तक करते रहेंगे जब तक ये बन ना जाए। तो अभी थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में बन जाएगा। जैसे 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1, प्लस 99 को लिख सकते हैं 100 - 1, प्लस 999 को लिख सकते हैं 1000 - 1, प्लस 9999 को लिख सकते हैं 10,000 - 1। अभी कहाँ तक जाएगा? डॉट n पदों तक, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि कुछ 10 पहले लिखते हैं और अच्छे से 8/9, जितने भी प्लस वाले हैं उनको एक साथ करते हैं। तो 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000
प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n पदों तक। और एक और चीज़, -1 -1 -1 -1 कहाँ तक जाएगा, तो भी n पदों तक। तो अगर मैं 1 को 2 बार जोड़ता हूँ तो 2 हो जाता है, 1 को 3 बार जोड़ता हूँ तो 3 हो जाता है, 1 को n बार जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और अगर 1 को 1 बार माइनस करते हैं तो ये -1 रहता है, 2 बार माइनस करते हैं तो -2 होता है, 3 बार माइनस करते हैं तो -3 होता है। तो n बार माइनस हो रहा है ना, ये माइनस हो रहा है n बार, तो ये क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा। तो इसके बाद में हम डायरेक्ट लिखते हैं माइनस में n इस 1 के हिस्से का, ठीक है। अगर थोड़ा और बढ़ा के लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो कि -1 -1 -1 डॉट 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 n पदों तक। और अगली लाइन में हमारे पास में क्या है, 8/9। अब ये जो है ये गुणोत्तर श्रेणी है 10, जहाँ जिसका a जो है वो 10 है, a बराबर 10 और r बराबर भी क्या है 10। तो जब गुणोत्तर श्रेणी मिल गया और n पदों का योग चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, a r पे पावर n-1/r-1 और ये कोष्ठक में है, ठीक है। और माइनस में यहाँ तक तो हो गया हमारा, माइनस में ये n लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, और सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका आंसर आएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं ऊपर जगह खाली करके। आठ बटा 9, a की जगह रखना है 10, r की जगह भी 10 रखना है, तो 10 पे पावर n-1 और बटा में r-1 यानी कि 10 - 1, माइनस में n है ही। 8/9 10 पे पावर n-1 बटा में 10 में से गया 9 -n। अब हम इसको काट पीट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ आएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी इसको इस वाले ब्रैकेट को हटा देते हैं। अगर यहाँ पे भी छोड़ दे तो यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन किया जाता है कि छोटे से छोटा करने की कोशिश किया जाता है। तो छोटा से छोटा करने की कोशिश में हम देखेंगे, ऊपर मिलेगा 80, नीचे 9 81, ठीक है, 80/81 और 10 पे पावर n-1 और माइनस में इसमें भी गुना होगा तो 8n/9 और ये होगा हमारा आंसर। और इसके आगे भी अगर आपको करने का मन हो, कुछ गुना भाग करने का, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अनुक्रम इसके 2 4 8 16 32 तथा 128 32 8 2 और 1/2 के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, 2 तरीके से कर सकते हैं हम लोग इसको। पहले समझाता हूँ इसमें करना क्या है। पहला अनुक्रम है हमारा क्या, 2 4 8 16 32 और दूसरा अनुक्रम क्या है हमारा 128 32 8 2 1/2। अब ये एक अलग अनुक्रम है और ये एक अलग अनुक्रम है। बोला है इनके संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी इनके संगत पदों मतलब इसका पहला पद ये है, इसका पहला पद ये है, तो इन दोनों का गुना करेंगे तो 128 दूना 256। अब 4 और 32 का गुना करेंगे क्योंकि दूसरा पद ये है, इसमें दूसरा पद ये है, तो 32 गुने 4 कितना हो जाएगा, तो 128 हो जाएगा। 8 गुने 8 करेंगे तो 64 हो जाएगा। 16 गुने 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा और 32 गुने आधा करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो अब ये जो श्रेणी हमें मिला है, अनुक्रम जो मिला है, इसका योगफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। हम चाहें तो इसको जीपी वाला नियम से योगफल ज्ञात कर सकते हैं, जिसका a ये होगा, r इसमें 1/2 होगा और कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 होगा। तो इसका a हो जाएगा हमारा 256, r हमारा हो जाएगा 1/2 और n हो जाएगा हमारा 5 और हमें SN ज्ञात करना है। तो फार्मूला लगा के हम लोग ज्ञात कर लेंगे। और दूसरा कुछ नहीं, 5 ही तो है, फटाफट जोड़ के लिख दो यहाँ पे। 6 2 8 4 12 12 8 20 6 26 के 6 हासिल 2 और इसी तरह से जोड़ के कंप्लीट कर लो। तो आपको किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला गया है कि आपको गुणोत्तर श्रेणी के सूत्र का प्रयोग करते हुए ही करना है। इसमें जो बोला गया वो कर लो, बस बात खत्म है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं हम लोग। दिखाइए कि अनुक्रम AR डॉट 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 AR पे पावर n-1 तथा AR कैपिटल में सब कुछ लिखा हुआ है कि संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी होती है तथा सार अनुपात ज्ञात कीजिए।
अब इसमें दिखाइए कि बोला गया है। दिखाइए का क्या मतलब होता है? सो दैट, यानी कि हमें सिद्ध करना है। एक तरफ से देखो तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन ज़्यादातर इजी ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमें आंसर सामने में रहता है और हमें बस किसी भी तरह से घुमा फिरा के वहाँ तक पहुँचना होता है। तो देखो इसको कैसे सिद्ध करना है। देखो पहले तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डॉट 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 ए आर पे पावर n-1, और दूसरी तरफ हमें क्या मिल रहा है? ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डॉट 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 ए आर पे पावर n-1। बोला गया इनके संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में होता है। ये हमें शो करना है। कोई भी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में है, ये शो करने के लिए हमें क्या जरूरी, क्या करना है? कुछ नहीं, दूसरे पद में पहले पद से भाग दो और तीसरे पद में दूसरे पद से भाग दो। अगर आपका जो सार्व अनुपात है वो बराबर आ गया है, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 2, 4 और 8, तो कैसे साबित करेंगे कि ये गुणोत्तर श्रेणी में? अगर 3 ही पद हैं तो तब तो सिंपल है कि इन दोनों का गुना करो, इसका स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और दूसरा चीज़ कि अगर ज़्यादा पद हैं, जैसे मान लो यहाँ 16 भी है, 32 भी है और 64 भी है, साबित करने का वही तरीका रहता है कि इसमें इससे भाग दो, 4 भागा 2 कितना आया? 2, और 8 में इसमें इससे भाग दो, फिर 2 आया, इसको इससे भाग दो, फिर 2 आया। तो ये जो सार्व अनुपात है हमारा जब बराबर आ जाता है तो वो साबित हो जाता है कि वो क्या है? गुणोत्तर श्रेणी में है। तो कुछ नहीं, इसको जब हम गुना करेंगे तो हमें गुना करने के बाद श्रेणी मिलेगा ए आर स्क्वायर, सॉरी इन दोनों का गुना था ना, और तीसरा ए आर स्क्वायर। तो अब हम देख रहे हैं ये इनके संगत पदों के गुणनफल से बना हुआ क्या है? अनुक्रम है। और इसमें हम देख रहे हैं कि अब क्या इसका जो सार्व अनुपात होगा क्या होगा? तो इसमें इससे भाग देंगे तो हमें मिलेगा सार्व अनुपात के रूप में आर और आर। इससे इसमें भाग देंगे तो फिर से सार्व अनुपात हमें मिलेगा आर और आर। तो जब सार्व अनुपात हमारा समान आ रहा है, दैट मीन कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है। उसके बाद लास्ट में बोला गया कि इसका सार्व अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सार्व अनुपात क्या होगा भाई? इसका आर सार्व अनुपात है, हो गया। तो कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। सबसे पहले तो 4 पद ज्ञात करने के लिए बोला गया। कोई भी 4 पद ले सकते हैं हम लोग अपनी मर्जी से। हम यहाँ पे कोई भी पद ले सकते हैं। तो मैं जो पद ले रहा हूँ वो है ए आर स्क्वायर और ए आर क्यू। क्यों ये पद लिया मैंने? कोई भी ले सकते हैं ना, फ्री है। और दूसरी बात कि ये गुणोत्तर श्रेणी में दिख भी रहा है हमें कि अगर कुछ नहीं भी है तो भी गुणोत्तर श्रेणी में है। अब जो कंडीशन बोला गया उसको अप्लाई करके ए और आर की मान निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला कंडीशन है कि जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो। तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो, तो प्रथम पद में जब 9 जोड़ेंगे तो हमें तीसरा पद मिलेगा। और दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो, यानी कि ए आर में जब 18 जोड़ेंगे तो हमें चौथा पद मिलेगा। अब इसको सॉल्व करके हमें वैल्यू निकालना है। चलो निकालते हैं वैल्यू। सबसे पहले इस वाले समीकरण पे ध्यान देते हैं। तो ये हमें मिलेगा क्या? ए आर स्क्वायर माइनस ए बराबर 9। ठीक है, कुछ नहीं, ए को उधर कर दिया बस। तो दोनों में ए कॉमन है तो ए को कॉमन लेते हैं। तो आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9 मिल रहा है हमें, और ए बराबर हमें मिला 9 बटा आर स्क्वायर माइनस 1। इसको पहला समीकरण तो यहीं पे बन रहा है हमारा, लेकिन पहला इसको अगर हम मान लेते क्योंकि यहाँ हमने माना नहीं था कुछ। तो अब इसको देखते हैं तो ये भी इधर जाके माइनस ही हो रहा है। तो यहाँ पे जो दूसरा समीकरण बनने की संभावना वो है ए आर क्यूब माइनस ए आर बराबर 18। अब ए कॉमन, ए नहीं, इसमें से तो आर भी कॉमन आ रहा है ना। ए आर कॉमन लेते हैं तो हमें मिलता है, एक काम करते हैं आर रहने नहीं देते हैं, तो ए कॉमन लेते हैं तो आर क्यूब माइनस आर बराबर आ जाता है हमारा फिर से कितना? 18। और ए का जो वैल्यू आता है वो आता है 18 बटा आर बाहर रखते हैं तो आर स्क्वायर माइनस 1, ताकि ये दिखने में आर स्क्वायर माइनस 1 जैसा लगेगा। और ये दूसरा समीकरण है। पहले समीकरण में ए का मान इतना है, दूसरे समीकरण में ए का मान इतना है। चूँकि दोनों ए का ही मान है तो दोनों समीकरण बराबर होना चाहिए, यानी कि 9 बटा आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर होगा समीकरण 1 और 2 से
18/r इंटू आर स्क्वायर माइनस 1। आर स्क्वायर माइनस 1 से आर स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल, 9 से 18 को काटा तो 2 बार में कट गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर रहे हैं तो r उधर गया और 2 इधर, r बराबर 2 हमें मिल चुका है। जब r बराबर 2 मिल चुका है तो r का मान कहीं पे भी रख दो, यहाँ पे जैसे r बराबर 2 रख देंगे तो 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 यानी कि 4 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 3। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, एक बार मिला लेना चाहिए मुझे। चलो मिलाते हैं। आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, तो a बराबर हमें मिले 9/3 यानी कि 3। तो a बराबर है 3, r बराबर है 2, तो 3 दूनी 6, और ये 2 दूनी 4 तिया 12, और फिर ये 24। अब फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो था हमारा कि पहले पद में 9 जोड़ो तो तीसरा पद आता है। हाँ आ रहा है हमारा। ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो। तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है, तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है, चेक। उसके बाद दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। दूसरा पद यानी कि ये चौथे पद से 18 अधिक हो। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। दूसरा पद जो है ना वो अधिक है 18, यानी कि प्लस 18 इधर नहीं होना चाहिए था, प्लस 18 इधर होना चाहिए था। और जब हमने शुरू में ही गलती कर दिया है, हमने मतलब यहाँ पे गलती जब हुई है तो मैं बोलूँगा मैंने जब शुरू में ही गलती कर दिया क्वेश्चन को पढ़ने में, तो क्या हो गया कि बाकी जितना भी कैलकुलेशन था हमारा गलत ही हुआ है। तो आपको क्या करना है, अभी यहाँ पर मैं ऐसे सही नहीं कर रहा, आपने प्रोसेस समझा अच्छे से, आप इसको अच्छे से कर सकते हो, आप आराम से करो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता ही नहीं कि कोई दिक्कत होगी। इसलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा, क्यूवा और आरवा पद ए, बी और सी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए। देखो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन मैंने कहा आसान होता है, कैसे सिद्ध करेंगे वो बता देता हूँ फिर से प्रोसेस थोड़ा सा। कि पीवा पद है, गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद यानी कि टीपी को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए आर पे पावर p-1, ठीक है। और पीवा पद है क्या, तो पीवा पद जो है वो ए है। तो एक काम करते हैं, इसको ए और आर को ना हम लोग कैपिटल रखते हैं। कैपिटल क्यों रखते हैं, क्योंकि ये ए के रूप में लिखा है, स्मॉल ए पहले से ही लिखा हुआ है, तो इसलिए ए और आर को हम लोग कैपिटल रखते हैं, ठीक है। तो टीपी बराबर हमारा इतना आ गया, और टी क्यू यानी कि क्यूआ पद ए आर पे पावर q-1 बराबर क्या है, बी है। और टी पी क्यू और आर था ना, तो टी आर बराबर जो है वो हमारा ए आर पे पावर r-1 बराबर सी है, ठीक है। अब बोला गया है सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है टू प्रूव ए पे पावर q माइनस आर, बी पे पावर r माइनस पी और सी पे पावर p माइनस q बराबर 1। ए का वैल्यू ये रख दो, बी का वैल्यू ये रख दो और सी का वैल्यू ये रख दो, उसके ऊपर में जो पावर है उसको यूज़ करो। आपका सब चूँकि q माइनस आर है, r माइनस पी और p माइनस q है, सिर्फ ए रख के मैं बताता हूँ कि a का वैल्यू जब ये रखते हैं हम लोग तो a पे पावर क्या हो जाएगा, q माइनस आर होगा। इधर भी इसमें भी b का वैल्यू में भी a है, तो a पे पावर क्या हो जाएगा, तो a पे पावर r माइनस पी हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से a पे पावर क्या हो जाएगा, p माइनस q हो जाएगा। जब आधार सेम मिलेगा, r भी मिल रहा है, r मैं लिख नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है, उसका भी कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना, वो आप कैलकुलेट करोगे तो आ ही जाएगा। मैं यहाँ पे बस करके बता रहा हूँ कैसे एक आ जाएगा ये। तो a पे पावर मिलेगा q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस q, जिसमें q से q कटेगा, p से p कटेगा और r से r कटेगा, तो बचेगा a पे पावर 0, और a पे पावर 0 तो 1 होता है। तो जैसे a पे पावर 0 आया ना, वैसे ही आपका r पे पावर भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसमें आप लोग खुद से करो, हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवां पद a तथा b हैं एवं p n पदों का गुणनफल हो, n पदों का योगफल नहीं बोला इस बार, n पदों का गुणनफल बोला है, तो सिद्ध कीजिए p² बराबर a b पे पावर n। चलो इसको देखते हैं हम लोग। अगर सिर्फ हिंट देने से बात बन जाएगी तो ठीक है, नहीं तो पूरा भी बता सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23। किसी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, प्रथम पद की बात कर रहे हैं। प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं, a, तो a को लिख दिया हमने स्मॉल a, और nवां पद यानी कि tn
जो कि टी एन है, तो टी एन यानी कि ए आर पे पावर एन माइनस वन जो है वो है हमारा बी, ठीक है। ये और उसके बाद बोला गया कि इसके एन पदों का गुणनफल जो है वो कितना है, वो पी है। एन पदों का गुणनफल यानी कि एन पदों का गुणनफल यानी कि ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब सबका गुना हो रहा है ना, कहाँ तक, डॉट 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 एन तक, ए आर पे पावर एन माइनस वन तक, इसका गुणनफल, ठीक है। तो गुणनफल देखते हैं, तो जब भी ए का गुना हो रहा है कितनी बार, अगर मैं ए का गुना 2 बार करता हूँ तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, ए स्क्वायर। ए का गुना 3 बार होता है तो क्या लिखते हैं इसको, ए पे पावर 3। तो ए का गुना कितनी बार हो रहा है, तो ए का गुना क्या, अच्छा ये किसके बराबर है, पी के बराबर है, तो पी भी लिख देते हैं साथ में। तो अब हम देख रहे हैं कि ए का गुना एन बार हो रहा है, तो ए पे पावर कितना लिखेंगे, एन। और आर का गुना कितनी बार हो रहा है देखो, तो यहाँ पे आर का गुना 1 है, 2 है, 3 है, तो आर पे पावर लिखते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, तो एन माइनस वन तक, ठीक है, बराबर पी है। तो अब आगे करते हैं हम लोग प्रोसेस, ए पे पावर एन, ठीक, और आर पे पावर क्या हो जाएगा, तो 1 + 2 + 3 इसके n माइनस 1 पद, अब चूँकि ये n माइनस 1 पदों तक जा रहा है तो n माइनस 1 पदों का योगफल क्या होता है, तो n माइनस 1/2, ठीक है, और 1 + n माइनस 1, तो ये मिला हमें n × n माइनस 1/2। तो r पे पावर लिख लेते हैं n × n माइनस 1/2, ये हमारा p के बराबर, ये पूरा हमारा p के बराबर है। अब आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन एक बार फिर से। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवां पद क्रमशः a और b हो एवं p n पदों का गुणनफल हो तो सिद्ध कीजिए p² = ab पे पावर n। इसका स्क्वायर करो, सिद्ध करना है ना। अगर अब ये इतना तो हमारा आया सॉल्व करने पे, तो p का स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे हमें क्या मिलेगा, p² बराबर हमें मिलेगा a पे पावर 2 n और r पे पावर n × n माइनस 1, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो यही बचेगा हमारा, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था कि p² बराबर है ab पे पावर n के। अब इसको हम देख रहे हैं a यहाँ पे अगर स्मॉल ए ही रहे तो भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कैपिटल ए तो हमने कहीं लिखा ही नहीं है, तो स्मॉल ए ही रखते हैं इसको। तो ए पहला, तो ए ये वाला ए का स्क्वायर, ठीक है, और आर जो है a² r पे पावर n माइनस 1, इस पूरे का पावर लिख देते हैं n, क्योंकि n को हमने अलग कर लिया ऊपर अलग में, बाकी n माइनस 1 ये वाला और 2 ये वाला, ठीक है। p² बराबर हमारा इतना है, और p² बराबर, अब a² की जगह इसको अलग अलग करके लिखे, तो एक तो a हमारा ये वाला a हो गया, ठीक है, और दूसरा a r पे पावर n माइनस 1 भी है, पावर n, तो a r पे पावर n माइनस 1 जो है वो b के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं p² बराबर a b पे पावर n, क्योंकि ये इसको अगर b लिख दें तो a b पे पावर n हो गया हमारा, और ये प्रूफ भी हो गया। उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा, अगर समझ में आया तो प्लीज़ बताना ज़रूर। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल तथा n + 1वें पद से 2nवें पद तक के पदों का योगफल का अनुपात 1/r पे पावर n होता है। देखो क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, समझाता हूँ। बाकी आसान है, ये भी हर क्वेश्चन आसान है, हर क्वेश्चन इसका आसान है, बस थोड़ा सा हिंट करता हूँ आपको, अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे आसान है। क्वेश्चन नंबर 24, दिखाइए कि गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम n पदों का योगफल। तो पहले तो गुणोत्तर श्रेणी एक बनाते हैं जिसमें ar² डॉट 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 ar पे पावर n माइनस 1, ये हो गया प्रथम n पदों का योगफल। और इसके बाद वाले भी पदों को लिया गया है जहाँ पे है ar पे पावर n, क्योंकि इसके बाद वाला पद यही होगा, प्लस ar पे पावर n + 1
ए आर पे पावर n प्लस 2 डॉट 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 कहाँ तक, तो ये भी हो जाएगा ए आर पे पावर 2n माइनस 1 तक। क्यों? क्योंकि n पदों तक जब जा रहा है तो जाहिर सी बात है 2n मतलब n पदों तक तो यहाँ था ही, अब यहाँ से फिर से n, तो n और n हो गया 2n, तो 2n माइनस 1, 2n वाला पद जो होगा वो 2n माइनस 1 होगा। ठीक है, अब ये पद हमारा बन चुका है ये गुणोत्तर श्रेणी, जहाँ पे प्रथम n पदों का योगफल ये है और उसके बाद क्या बोला गया है, प्रथम n पदों का योगफल तथा n प्लस 1वें पद से, ये n प्लस 1वां पद है, पद से 2nवें पद तक का योगफल, यानी कि यहाँ से 2nवें पद तक का योगफल का जो अनुपात होता है वो अनुपात होता है 1/r पे पावर n। तो इसका योगफल पहले निकालते हैं हम लोग, पहले इसका योगफल निकालेंगे, फिर इसका योगफल निकालेंगे, फिर इसका अनुपात करेंगे, और अनुपात जो आना चाहिए हमारा, क्योंकि ये भी सिद्ध करने वाला ही क्वेश्चन है, तो आंसर तो हमारे सामने दिया कि अनुपात जो आना चाहिए हमारा वो 1/r पे पावर n आना चाहिए। अब करके देख लेते हैं इसका योगफल क्या होगा। तो इसका योगफल का हमें फॉर्मूला ही मालूम है, क्या है फॉर्मूला है a r पे पावर n माइनस 1/r माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला। अब इसका अनुपात इसके साथ करना है, तो इसमें a क्या है हमारा, तो इसमें जो a है वो तो हमारा a ही है, सब में a तो वही है, लेकिन इसमें जो r है वो क्या है, तो इसमें जो r है वो है, क्या है r भाई, इसमें r पता करते हैं, तो a r पे पावर n प्लस 1/a r पे पावर n, a से a कट गया, r पे पावर n से r पे पावर n कटा, तो इसका जो r होगा r भी वही रहेगा, तो r पे पावर, अब यहाँ पे 2n नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो इसमें भी n पद ही है ना टोटल, तो r पे पावर रहेगा n माइनस 1 बटा में r माइनस 1। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना है थोड़ा सा कि इसका जो प्रथम पद है वो, क्योंकि a तो हम लोग प्रथम पद को बोलते हैं ना, और प्रथम पद a नहीं है, a r पे पावर n है, तो यहाँ पे हमें a r पे पावर n लिखना चाहिए था। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, लेकिन देखते देखते समझ में भी आ जाता है। तो यहाँ पहला पद ये, सार्व अनुपात ये, सार्व अनुपात का घात जो रहेगा, जो कुल पदों की संख्या होती है वो रहती है, तो यहाँ n से शुरू हुआ 2n पे गया, तो कुल पदों की संख्या तो n ही रह जाएगी, तो ये n हो गया। अब इससे ये पूरा कट जाएगा, a से a कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास में, तो हमारे पास में बचा ऊपर में 1, नीचे में r पे पावर n, जो हमारा इसके बराबर आ गया, तो हम लिख सकते हैं बराबर में RHS, और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो देखा आपने कितने आसानी से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि हर क्वेश्चन आसान है, आप ट्राई करोगे तो हर क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, बाकी नहीं हो रहा है तो थोड़ा बहुत गाइड करने के लिए तो मैं यहाँ पे हूँ ही, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन, यदि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो दिखाइए कि इतना जो है इसके बराबर है। ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में, अरे लो भाई, बस हिंट कर रहा हूँ, पूरा नहीं बताऊँगा। 25 नंबर का क्वेश्चन, ए बी सी और डी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो अगर मान लेते हैं कि इसका जो वो है सारो अनुपात जो है वो r है, तो इसके जो पद हो जाएंगे वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे, ए बराबर तो पहला ही पद है, बी बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए आर, सी बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर, क्योंकि तीसरा पद है, और डी बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए आर पे पावर 3। कब माना सारो अनुपात आर है तब, तो अब सारो अनुपात आर है तो ए बी सी डी सबका मान मिल गया हमें, और सबका मान हम क्या करेंगे इसमें रख देंगे, जो हमें सिद्ध करना है। कहाँ गया भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो इसमें ए बी और सी का मान यहाँ से रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करो आप लोग। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर का क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 81 के बीच में रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। इस तरह का क्वेश्चन समांतर श्रेणी वाले वीडियो में भी था, गुणोत्तर श्रेणी वाले में भी है, उसमें डिटेल में बताया था। इसमें उतना ज़्यादा डिटेल नहीं बताना, आपको डायरेक्ट बताता हूँ। अगर वो वीडियो देख रखा है तो अच्छी बात है, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। नहीं देख रखा तो भी समझ में तो आएगा ही आएगा कि 3
और 81 के बीच में दो संख्याएं हमें रखनी है, जिससे जो अनुक्रम है वो कौन से श्रेणी में हो जाए, गुणोत्तर श्रेणी में हो जाए। तो हम इसमें G1 और G2 दो संख्या हमने रख दिया, और अब जो ये अनुक्रम है वो गुणोत्तर श्रेणी में हो गया है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये गुणोत्तर श्रेणी में हो गया है? तो इस गुणोत्तर श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है, तो n बराबर 4 रहता है। ठीक है, पहला पद कितना है, तो पहला पद 3 है, वो तो दिख रहा है। r हमें पता चल जाएगा, अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो r तो इसके सब में आना चाहिए ना, मतलब G1/3 करेंगे तो वो r आएगा, G2/G1 करेंगे तो भी r आएगा, 81/G2 करेंगे तो भी r आएगा। तो अब हम r पता करने वाले हैं। तो r पता करने का आसान तरीका है कि हम चौथा पद निकाल लेते हैं। चौथा पद यानी कि 81 है, जो कि दिख रहा है हमें, और वो होता है AR पे पावर 3 बराबर 81। a हमें मालूम है कितना है, 3 है, और r हमें मालूम नहीं है, तो इसको काटते हैं तो ये तो 27 आ गया। r³ बराबर कितना आया, 27, और r³ बराबर 3 का क्यूब है, तो r बराबर कितना मिल गया हमें, 3। तो जब r बराबर हमें 3 मिल चुका है, तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि हमें कि बीच में रखने पे गुणोत्तर श्रेणी बन जाए, तो यानी कि G1 जो है, G1 तो हमारा AR के बराबर होगा क्योंकि दूसरा पद है, तो दूसरा पद यानी A यानी कि 3, R यानी कि 3, यानी कि 3 तिया 9। G2 में क्या रख देंगे, तो G2 में यानी कि AR स्क्वायर होता है, यानी कि 3 गुणे 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 27। यानी कि दो संख्याएं जो 3 और 81 के बीच में रखने पे अनुक्रम को गुणोत्तर श्रेणी बना दे, वो दोनों संख्याएं क्रमशः 9 और 27 हैं। और जब 9 और 27 को हम इसके बीच में रखते हैं, 3, 9, 27 और 81, तो हाँ, ये बिल्कुल गुणोत्तर श्रेणी हमारा बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से आपको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a पे पावर n+1 प्लस b पे पावर n+1 बटा a पे पावर n प्लस b पे पावर n a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो। इस तरह का भी एक क्वेश्चन समांतर माध्य वाले चैप्टर में यानी कि 9.2 में हमने देखा था, उसको मैंने पूरा बताया था। आप उसी बेसिस पे ट्राई करो इसको करने की। जैसे मान लो कि हम जानते हैं गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो कि a और b के बीच में कोई गुणोत्तर माध्य है, तो वो गुणोत्तर माध्य अगर g है तो g बराबर होता है √AB। सिंपली √AB g बराबर होता है। और हमें बोला गया है कि g की जगह पे कितना दिया हुआ है, a पे पावर n+1 प्लस b पे पावर n+1 और बटा में a पे पावर n प्लस b पे पावर n, ये बराबर है √AB के। बस इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके n का मान निकालना है। अगर आप निकाल लेते हो तो एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा चैलेंजिंग रखते हैं। चैलेंजिंग मतलब कि अगर मैं बोलूँगा कि आपसे हो जाएगा, आसान है, तो आपको लगेगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप ये करके मुझे कमेंट करके बताओ कि आपसे हो गया। ज़रूरत पड़ने पे मेरे टेलीग्राम पे मुझे भेज दो, तो मैं ना आपको एक इनाम भी दूँगा। इनाम में आपका, आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, डेटा तो ख़त्म हो जाता होगा, तो मैं आपका 1 दिन का डेटा रिचार्ज करवा दूँगा। ठीक है, तो अगर हो जाए तो बता देना। ठीक है, टेलीग्राम, अच्छा टेलीग्राम पे भेजोगे कहाँ पे, बता देता हूँ, @WHITE whiteboard, यहाँ पे भेज सकते हो, मुझे मिल जाऊँगा। इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो, अगर टेलीग्राम नहीं यूज़ करते तो इंस्टाग्राम पे मिलूँगा मैं, इट्स साकेत सक्षम नाम से @ ठीक है, ये अंडरस्कोर है, मतलब नीचे वाली जो लाइन होती है उसको। तो देखना आप लोग, भेजना अगर हो जाए तो, बाकी ना हो फिर भी चैलेंजिंग लग रहा हो ज़्यादा तो बताना, मैं अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो दिखाइए कि संख्याएँ ये के अनुपात में हैं। ओ भाई साहब, इसमें भी दिखाने के लिए बोल रहा है, दिखाने के लिए बोल रहा है मतलब कि हमें प्रूव ही करना है। तो आंसर हमारे सामने है, प्रूव कर लो। आप लोग पढ़ के ट्राई करो, हो जाएगा, आसान है। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ। दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। दोनों संख्याएं हमें मालूम नहीं है। अगर मान लेते हैं कि संख्याएं a और b हैं, ठीक है, तो इनका जो योगफल होगा a प्लस b, वो दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। इनका गुणोत्तर माध्य a और b का गुणोत्तर माध्य क्या होता है, तो √AB का 6 गुना है। a प्लस b जो है √AB का 6 गुना है। ठीक है, पढ़ लेते हैं अच्छे से। दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। ठीक है, तो दिखाइए कि संख्याएं इतने के अनुपात में हैं, यानी कि a अनुपात b जो है वो कितना है हमारा, √3 + 2√2
अनुपात 3 माइनस 2 रूट 2। एक काम करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। कैसे ट्राई करेंगे पता नहीं, लेकिन ट्राई तो करना है, तो करते हैं। सबसे पहले तो हमको इसका जो ये है ना रूट, उसको हटाना है। इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो हमें मिलता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 36ab। अब ये जब इधर आएगा तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 34ab बराबर 0। हाँ, ये सॉल्व कहाँ हो रहा है भाई, ये तो और ताम झाम बढ़ गया। सबको आसान है बोल रहा था, खुद ही रुक गया ना। सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है a बटा b बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 बटा 3 माइनस 2 रूट 2। अब ये लाना है हमें, तो ये आएगा कैसे, इस पे दिमाग लगाते हैं हम लोग। तो हम एक चीज़ जानते हैं, जैसे मान लो कि a बटा b बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 बटा में 3 माइनस 2 रूट 2 है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो भी तो कहीं पहुँचेंगे। तो यहाँ a प्लस b बटा a माइनस b बराबर होगा 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 माइनस 2 रूट 2 बटा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। तो 3 से कटेगा हमारा, 2 रूट 2 से 2 रूट 2 कटेगा, हमें मिलेगा a प्लस b बटा a माइनस b बराबर 3 6 बटा 2 2 4 रूट 2। 4 रूट 2 को जब इससे करते हैं 2 3, तो a प्लस b बटा a माइनस b बराबर 3 बटा 2 रूट 2। कुछ काम का हुआ नहीं ना। चलो करते हैं इसको अच्छे से समझ के। तो a प्लस बी बराबर इतना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर हो जाएगा 36ab। स्क्वायर करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। अब हम a प्लस बी का वैल्यू हमें मालूम है। अच्छा, एक और चीज़ भी तो कर सकते थे, वही ट्राई करते था। एक वाला ये वाला ट्राई करते हैं कि a प्लस बी बटा रूट में ए बी बराबर है 6 के, ठीक। तो a बटा रूट में ए बी प्लस b बटा रूट में ए बी बराबर है 6 के। तो ये मिलेगा हमें क्या, रूट में a बटा बी प्लस रूट में b बटा a बराबर 6। वाओ, क्या बात है। आगे देखते हैं ये कैसे आ रहा है, आपको पता है ना। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा वीडियो को, उसके बाद अच्छे से समझाऊंगा। पहले खुद सॉल्व कर लेता हूँ ना। 1 eternity later। तो बहुत देर माथा लगाने के बाद मैं इस कंक्लूज़न पे आया हूँ। बता देता हूँ किस कंक्लूज़न पे आया हूँ, कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, कहाँ गया भाई क्वेश्चन हमारा, कि दो संख्याओं का योगफल a प्लस b, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, बराबर 6 गुना उनका गुणोत्तर माध्य यानी कि a b। तो हमें सिद्ध करना है कि उन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो क्या है, यानी कि a अनुपात b जो है वो है बराबर, मतलब a बटा b जो है वो बराबर आना चाहिए हमारा 3 प्लस 2 रूट 2 बटा 3 माइनस 2 रूट 2 का। मैंने इसको इधर से भी स्टार्ट करके देखने की कोशिश की थी, आपने देखा ही था। तो इधर से स्टार्ट करने पे नहीं हुआ, तो अब हम ऐसे इसको करेंगे ना कि हम इसको ध्यान में रख के सब कुछ, सारा टर्म एंड कंडीशन जो इस पर अप्लाई करेंगे इसको ध्यान में रख के करेंगे। क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, डिस्कस क्या किया, कई बार बोला है मैंने कि जब आंसर हमारे सामने रहता है तो किसी भी तरह से कुछ भी करके हमें आंसर तक पहुंचना होता है। और आंसर तक पहुंचने के लिए हम कुछ तरीके यूज़ करेंगे। जैसे ये इधर ए बी है, तो ए बी को तो हमने इधर कर लिया था, ए बी बटा में रूट ए बी। लेकिन हम जान रहे हैं कि यहाँ पे 3 हमें लाना है। तो जब 3 यहाँ पे लाना है तो हम एक काम करते हैं कि 6 जो है ना, बराबर में जो 6 बच रहा है, 6 की जगह यहाँ पे 3 रखते हैं और यहाँ पे 2 ले आते हैं।
इससे फ़ायदा क्या होगा कि 3 हमें इधर लाना है, एक तो 3 हमें मिल गया, ठीक। दूसरा चीज़ कि जब यहाँ पे रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर और यहाँ पे 2 रूट में ए और रूट में बी है, तो ये ए रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर या रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बन सकता है। अब यहाँ से हम एक नियम लगाने वाले हैं जिसको मेरे टीचर ने बताया था, उसको कहते हैं अप्लाइंग से सी एंड डी करके कुछ कहते हैं, या फिर इसका मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता है, मैं नाम लिख दूंगा यहाँ पे बाद में सर्च करके। अभी बस आप ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो कि इसको हम जैसे ए बटा बी बराबर सी बटा डी रहता है ना, तो हम इसको उस नियम के अप्लाइंग सी एंड डी को अप्लाई करके ए प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटा सी माइनस डी लिख सकते हैं। और ये नियम मुझे 11th में जाने के बाद ही मेरे टीचर ने बताया था, तो उसको मैं यहाँ पे अभी अप्लाई करने वाला। अभी थोड़ी देर पहले भी अप्लाई किया था, आपने देखा ही था। उस टाइम पे बस मैंने बोला नहीं था कि ये वो वाला नियम है। तो यहाँ पे जब उसको अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी बटा में ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, और इस तरफ हमें क्या मिल रहा है 3 प्लस 1 बटा 3 माइनस 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमें मिला क्या, यहाँ हमें मिला रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर बटा में रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर बराबर किस तरफ, क्या इसको 3 1 4 लिख लें, 4/2। चलो आगे करते हैं, लगता पता नहीं इससे भी आएगा कि नहीं आएगा, करके देखते हैं आगे। तो यहाँ पे ये हमें मिला है रूट ए प्लस रूट बी बटा रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर बराबर में 4/2, तो 2 ही होता है, तो 2 का स्क्वायर लिखने का भी क्या ही बनता है। इसको ऐसे ही रहने दे क्या अभी। यहाँ पे हम कर रहे हैं 2, 4/2 2 ही होता है, तो 2 ही लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमें मिल रहा है क्या, इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा, तो हमें मिला रूट ए प्लस रूट बी बटा रूट ए माइनस रूट बी। हालांकि 3 लाया था हमने, 3 लाने का कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, लेकिन इधर लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पे रूट 2 तो हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। फिर से जब हम वो फार्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा फार्मूला, जो हमने अभी अभी किया था, अप्लाइंग सी एंड डी, तो हमें मिलता है रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी बटा में रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी। तो ऊपर में b ख़त्म हो गया, नीचे में a ख़त्म हो गया, बराबर किस तरफ में हमें मिला रूट 2 प्लस 1 बटा रूट 2 माइनस 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिल रहा है 2 रूट a बटा 2 रूट b बराबर किस तरफ में रूट 2 प्लस 1 बटा रूट 2 माइनस 1, और अब 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, बचा रूट में a बटा b, रूट में a बटा b बराबर में रूट 2 प्लस 1 बटा रूट 2 माइनस 1। और अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम लोग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर मिलेगा a बटा b और इधर मिलेगा रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 रूट 2, और गुना 1 भी है तो वो तो यही हो जाएगा। और नीचे रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में 2 रूट 2। तो a बटा b बराबर हमें अल्टीमेटली मिल गया 3 प्लस 2 रूट 2 बटा में 3 माइनस 2 रूट 2, और ये हमारा आंसर क्या प्रूव हो गया हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड। और जैसा कि आपने देखा, आपने नोटिस किया और आपने समझा कि ये क्वेश्चन थोड़ा हमारे लिए स्पेशल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ ऐसा किया जो नॉर्मल नियम से हट के था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्पेशली ध्यान में रखना आप लोग, और इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ इसी क्वेश्चन का सलूशन रहेगा। ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो फटाफट से बाकी क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ख़त्म करते हैं। जैसे 29 नंबर का क्वेश्चन हमारा, यदि a तथा g 2 धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस में, पूरा क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है इसमें, तो सिद्ध कीजिए कि संख्याएं ये हैं। अच्छा, 2 संख्याओं की बात कर रहा है। देखो समझो, 29 पे हैं, 32 तक क्वेश्चन है, तो
4 क्वेश्चन है, थोड़ा देर और रुक के वीडियो को ख़त्म ही कर लेते हैं, कितना भी लंबा हो जाए। कि दो संख्याओं के बीच समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य ए और जी है, यानी कि अगर दोनों संख्याएं ए प्लस बी, अगर दोनों संख्याएं 29 नंबर क्वेश्चन की बात हो रही है कि अगर मान लेते हैं दोनों संख्याएं ये हैं ए और बी हैं, तो ए प्लस बी बाई 2 जो है वो ए है और रूट में ए बी जो है वो जी के बराबर है। हमें बोला कि सिद्ध करने के लिए कि ए बराबर जो है वो है ए प्लस रूट में ए प्लस जी और ए माइनस जी, और b जो है वो है a माइनस रूट में a प्लस जी और a माइनस जी। ये हमें प्रूव करना है कि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है। अब ये प्रूव करने का काम क्या ही बोलूँ यार, आप लोग कर लेना ना खुद से कि मैं करूँ। पहले बाकी क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे 30 नंबर का क्वेश्चन कि किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दोगुनी हो जाती है, यानी कि जैसे अगर बैक्टीरिया अभी उसमें पूरा पढ़ते पहले, यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित है तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे एवं nवें घंटे बाद क्या होगी। देखो पहले 30 था, हर घंटे बाद 2 गुना हो जा रहा है, तो 30 के बाद 60 हो जा रहा है, तीसरे घंटे के बाद कितना 60 दूना 120 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 2 गुना हो जा रहा है तो 120 से 240 हो जाएगा। तो आंसर तो हमें ऐसे ही मिल गया। 30 नंबर क्वेश्चन की बात हो रही है ये कि दूसरे घंटे बाद, तो दूसरे घंटे के बाद पहला घंटा तो ये, दूसरा घंटा के बाद वो 120 हो जाएगा, और चौथे घंटे के बाद तो चौथा पहला एक घंटे के बाद इतना हुआ, दूसरे घंटे के बाद इतना हुआ, तीसरे घंटे के बाद इतना हुआ, तो चौथे घंटे के बाद उसी हिसाब से हो जाएगा। आप लोग कर ही लोगे और nवें घंटे के बाद भी आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, आराम से हो जाएगा ये। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 500 रुपये धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी। ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, अनुक्रम तथा श्रेणी के हिसाब से भी कर सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि इसको अनुक्रम और श्रेणी का उपयोग करते हुए ही करना है, गुणोत्तर श्रेणी का उपयोग करते हुए करना है। तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे वाला फॉर्मूला लगा सकते हो जो a बराबर होता है ना, p इंटू 1 प्लस आर पे पावर n, नहीं ये नहीं होता, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n। हाँ, ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे आपका हो जाएगा आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर, ये वाला बताना पड़ेगा, तो पहले ये बताता हूँ फिर 32 बताता हूँ, वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर एवं गुरुत्तर माध्य हो तो सिद्ध कीजिए कि संख्याएं ये और ये हैं, यानी कि अगर चलो सिद्ध कर देते हैं। बोला गया क्या हमें कि दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य हैं, तो संख्याएं ये हैं, सिद्ध करना है। तो अगर संख्याएं ये हैं a प्लस माइनस रूट में a प्लस जी और a माइनस जी, तो ये दोनों संख्याएं यही कैसे हो सकती हैं। तो जब यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है, तो अगर हम पहली संख्या को अगर ये लिखते हैं, ये हो गई हमारी पहली संख्या और ये हो गई हमारी a माइनस रूट में दूसरी संख्या, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि दो धनात्मक संख्याओं का जो समांतर माध्य है वो a है और गुणोत्तर माध्य जो है वो g है। तो सिद्ध करना है कि वो संख्याएं यही हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर संख्याएं ये हैं तो इनका समांतर माध्य a आना चाहिए। इनका समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, अगर ये a है और ये b है तो a और b का जो समांतर माध्य निकलता है वो a प्लस बी बाई 2 के रूप में निकलता है, यानी कि इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो हमारा a आना चाहिए। चलो भाग दे के देखते हैं। तो जब इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो ये प्लस में ये माइनस में, तो ये पूरा का पूरा तो ऐसे ही कट जाएगा और a में a जोड़ेंगे तो 2a आएगा और 2a बाई 2 करते हैं तो 2 से 2 खत्म, a आ गया हमारा। तो इन दोनों का समांतर माध्य a आया, ठीक है। अब गुणोत्तर माध्य निकालते हैं। तो गुणोत्तर माध्य निकालने का क्या तरीका होता है कि रूट में a भी रहता है गुणोत्तर माध्य बराबर, ठीक है। तो अगर रूट में ये इन दोनों को रूट में डाल दें हम लोग, ठीक है, तो रूट में डाल के इन दोनों का गुणा कर दें तो ये g आना चाहिए हमारा। चलो करके देखते हैं कि g आता है कि नहीं आता है। तो अगर इन दोनों को रूट में डालते हैं तो ये a और b, a प्लस बी और a माइनस बी जब गुना होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो a स्क्वायर का तो a स्क्वायर हो गया, लेकिन b स्क्वायर की जगह पे इसका पूरा का पूरा स्क्वायर होगा। तो पूरा का पूरा जब ये स्क्वायर होगा तो हमें मिलेगा a प्लस जी और a माइनस जी। तो a प्लस जी और a माइनस जी आपस में भी जब गुना होगा तो कुछ मिलेगा ही। चलो कैलकुलेट करते हैं। a स्क्वायर माइनस ये मिला हमें a स्क्वायर माइनस
जी स्क्वायर। ठीक है, अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बचा हमारा रूट में जी स्क्वायर यानी कि जी। तो इन दोनों संख्याओं का समांतर माध्य ए आया था और इन दोनों संख्याओं का गुणोत्तर माध्य जी आया था, अतः वो दोनों धनात्मक संख्याएं जिनका समांतर माध्य ए और गुणोत्तर माध्य जी है वो ये है, प्रूव्ड हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया तो लास्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। वैसे लास्ट क्वेश्चन भी इजी है, बस थोड़ा सा अलग दे दिया, दूसरे चैप्टर से लिंक कर दिया इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज़ कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का समांतर माध्य, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं तो अल्फा और बीटा हम इंडिकेट करते हैं, तो मान लेते हैं द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं और इनका माध्य एवं गुणोत्तर माध्य 8 और 5 है। इनका माध्य क्या होता है तो इनका माध्य होता है a प्लस बी बाई 2, यानी कि वो कितना है हमारा, वो है हमारा 8, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया हमारा 16 हो गया, 2 का गुना हो गया। और इनका गुणोत्तर माध्य 5 है, यानी कि रूट में अल्फ़ा बीटा जो है वो है 5, तो अल्फ़ा और बीटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इस तरह से आप अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हो कि अल्फ़ा में बीटा जोड़ने पे 8 आता है और अल्फ़ा में बीटा का गुना करने पे 25 आ जाता है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये कोई वास्तविक संख्या है, मतलब वास्तविक क्या बोलते हैं उसको, ये कोई ये भिन्नात्मक संख्या कोई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो संख्याओं को गुना करने पे 25 आता है तो दोनों संख्याएं 5-5 ही होनी चाहिए, और किसी संख्या को गुना करने पे 25 तो आता नहीं है, नहीं तो फिर भिन्नात्मक संख्या होगा, और 5 और 5 जोड़ने पे 16 नहीं आता। तो अब ये इसका सॉल्यूशन अल्फ़ा और बीटा का मान चाहे जो भी आ रहा हो, लेकिन हमारा काम ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बोला गया द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो जब हमें द्विघात समीकरण, कोई भी द्विघात समीकरण क्या होता है जिसके मूल हमें मालूम हो, अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल हमें मालूम हो तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, द्विघात समीकरण होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुना एक्स प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। ये होता है कोई भी द्विघात समीकरण। अगर हमें मूलों का मूल पता होंगे, द्विघात समीकरण के मूल अल्फ़ा और बीटा पता होंगे, तो उनको जोड़ देंगे हम लोग तो मूलों का योग मिल जाएगा, उनको गुना कर देंगे तो हमें मूलों का गुना मिल जाएगा। लेकिन हमें मूल तो पता ही नहीं है ना, लेकिन मूल पता नहीं है तो क्या हुआ, हमें मूलों का योग यानी कि ये पता है डायरेक्ट, मूलों का गुना ये पता है डायरेक्ट, तो मूल पता करने की ज़रूरत क्या है, हमें तो सिर्फ द्विघात समीकरण ही पता करना था। तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 बराबर 0, यानी कि वो द्विघात समीकरण ये है, और ये हमारा आंसर। और इस तरह हमारा ये बड़ा सा चैप्टर आज ख़त्म होता है। और अब आपकी बारी, वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, लाइक कर देना, कमेंट करके भी बताना ज़रूर कि कैसा लगा वीडियो इतना मेहनत करने के बाद। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।